अच्छा ठीक है। दोनों बहुएं तैयार हो जाती हैं। चिंकी बहू, मिंकी बहू कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे। आ गई माँ जी, आ गई माँ जी। चिंकी, तुम्हें मैंने प्रसाद बनाने को कहा था, वो कहाँ है? माँ जी, आप मिंकी दीदी को देखकर क्यों कह रही हो? चिंकी तो मैं हूँ। अरे ये ना बड़ी कंफ्यूजन है। कहाँ है प्रसाद? अभी लाई माँ जी। और मिंकी, माता को उड़ाने के लिए जो चुनरी दी थी वो कहाँ है? अभी लाई माँ जी। फिर दोनों बहू सामान लेकर आती है, जिसके बाद सास बहू मंदिर जाती हैं और दोनों बहू पूजा करने लगती है कि तभी चिंकी देखती है कि एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों पर से जा रहा था और चिंकी उसे बचाने के लिए चली जाती है। वहीं चिंकी जब वहाँ आती है, पंडित जी प्रसाद तो दीजिए। अरे बेटी, अभी तो प्रसाद दिया था तुम्हें मैंने, फिर से मांग रही हो? हाँ, आपने मुझे कहा प्रसाद दिया, मैं तो जस्ट अभी आई। बेटा, प्रसाद भगवान का भोग होता है। मैं तुम्हें प्रसाद दोबारा दे देता हूँ, लेकिन इसके लिए झूठ तो मत बोलो। गजब बात करते पंडित जी आप, मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला? देखो तो भक्तजनों, कैसी औरत है। अभी अभी भगवान का प्रसाद लेके गई, अभी फिर से मांगने आ गई, ऊपर से झूठ कह रही है। अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई? तभी सास और मिंकी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ पंडित जी, आप मेरी बहू पर चिल्ला क्यों रहे हैं? तभी पंडित जी एक जैसी दो औरतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ जी देखो ना, मैंने इनसे प्रसाद मांगा तो ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं दोबारा प्रसाद लेने आई हूँ और मुझे भगवान का प्रसाद भी नहीं दे रहे हैं। पंडित जी, ये बेचारी तो यहाँ आई भी नहीं थी। हाँ पंडित जी, मेरा बच्चा वहाँ सीढ़ियों पर खेलते खेलते गिरने ही वाला था और मैं भक्ति में लीन थी, तभी ये बहन जी आके मेरे बेटे को बचा ली। पंडित जी, आपने मुझे प्रसाद दिया था, इसे नहीं, हम दोनों जुड़वा हैं। बेचारा पंडित दोनों जुड़वा बहनों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। माफ़ करना बहन जी, आप दोनों एक जैसी दिखती हो तो गड़बड़ हो गई। प्लास्टिक सर्जरी कराया था क्या? नहीं, हम बहनें हैं, जुड़वा। लाओ अब मेरा प्रसाद। फिर चिंकी प्रसाद लेके अपनी सास और बहन के साथ घर आ जाती है। अच्छा हो आप सही समय पर आ गई, वरना वहाँ लोग मुझे पेटू भुक्खड़ समझ रहे थे। तो दीदी, तुम हो भी पेटू भुक्खड़। अरे प्रसाद नहीं दे रहा था पंडित जी, तो ऐसे क्यों मांग रही थी? अरे भगवान के द्वार जाऊं और उनका आशीर्वाद भी ना लूं तो कैसे भक्ति सफल होगी भला? और ये सब तो तेरी शक्ल की गलती है, क्यों मेरी तरह शक्ल लेकर आई तू? आप ही ने मेरी शक्ल चोरी की, मैंने नहीं। अच्छा अच्छा, अब लड़ो मत, जाके काम करो। फिर दोनों अपने काम में लग जाती हैं। बहू, मैंने तुझे कुछ पैसे दिए थे ना रखने को, जरा लेकर आना। कहाँ रखे हैं? मुझे कब से आप पैसे देने लगी? अरे बहू, झूठ मत बोल। आज तक फूटी चवन्नी भी आपने मेरे हाथ पर रखी हो तो बोलो। आप तो मुझे किसी काम का नहीं समझती, बस चिंकी दीदी को ही सारे पैसे रखने दे देती हो, क्योंकि वो बड़ी है, समझदार है। अच्छा अच्छा, महंगी बहू ये तू है क्या? वैसे बात में तेरी दम है। सॉरी। हाँ, अब जा चिंकी को भेज। क्या माँ जी, क्या बोल दिया आपने उसे जो वो इतनी उदास हो गई? अरे वो खुद को नाकारा समझती है, तो मैं क्या करूं बता। ये लीजिए पैसे जो आपने मुझे रखने के लिए दिए थे। ये लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं है, इन्हें तो मैं बताती हूँ। अब मिंकी सारे काम गड़बड़ करती और जुड़वा होने के कारण बिल चिंकी पर फटता। चिंकी बहू, ये क्या है? मैंने तुझे ये सारा सामान अलमारी में रखने को कहा था ना, तूने फैलाया क्यों? अरे मुझे कब कहा था आपने? अरे आज सुबह तेरा नाम पूछा, तूने कहा माँ जी मैं चिंकी हूँ, तभी तो मैंने तुझे ये बैग्स दिए और कहा कि अलमारी में रख दे। अरे वो मैं नहीं थी। तभी मिंकी हंसने लगती है। देखा, मजा आया ना? मुझे नाकारा समझो आप। मिंकी की बच्ची, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। खुद कांड करती है और सास की डांट मैं खाऊं ना बाबा ना। वहीं घर में दोनों बहुओं के जुड़वा होने के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहती। ऐसे ही एक दिन, ए जी आज ना मेरे लिए समोसा और कचौड़ी लेकर आना, साथ में मेरा वो गिफ्ट भी जो हम ज्वेलर्स के यहाँ देख कर आए थे ना। हाँ हाँ ठीक है मेरी जान। वहीं शाम को जब चिंकी किचन में काम कर रही होती है, हरीलाल पीछे से आके उसे गले लगा लेता है। अच्छा तो मेरी जान यहाँ है,
कुछ मत कहो, चुप ही रहो, अच्छा लगता है। चिंकी कुछ बोलती उससे पहले ही हरीलाल उसे शांत करा देता है और उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। और तभी वो देखता है कि मिंकी तो कमरे में लेटी है, इसका मतलब ये चिंकी है। तब वो चिंकी को छोड़ देता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरती है। सॉरी भाभी, वो मुझे लगा मिंकी थी किचन में और मैं आपको उठा लाया। पूछ तो लेना था। क्या है जी ये सब? हाँ, अब आप अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पाते? अरे माफ़ कर दो ना भाग्यवान, गलती से मिस्टेक हो गई। लाओ अब ये समोसे कचौड़ी और ये नेकलेस भी दो। वहीं चिंकी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन। चिंकी, ये लो 10,000 रुपये, तुमने शॉपिंग के लिए मांगे थे ना। अच्छा, तो दीदी को शॉपिंग करनी थी। अब मैं बताती हूँ। हाँ जी लाइए जी। ना ना, इतनी महंगी शॉपिंग करनी है ऐसे कैसे मेरी जान, पहले मुझे मेरा गिफ्ट तो दे दो। इतना कहकर जैसे ही लालचंद मिंकी को गले लगाने जाता है, जीजू ये मैं हूँ, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, दीदी बाहर गई है किसी काम से। फिर मिंकी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। हाय रब्बा, ये जुड़वा बहनों से शादी करके तो मैं फंस गया, बीवी की जगह साली को गले लगाने जा रहा था। शिट। फिर एक दिन घर में। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी कुछ बात करनी थी। मैं भी तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या माँ, बोलो। अरे ये दोनों जुड़वा बहनों के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आता कि चिंकी कौन है मिंकी कौन है। मैं तो चिंकी हूँ माँ जी, इसका पता नहीं। मैं भी मिंकी हूँ, इसका पता नहीं। देखा, फिर कंफ्यूजन। आपसे ज़्यादा कंफ्यूज तो हम हैं, जबकि हमारी बीवी है ये। हाँ माँ, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों के हाथों पर टैटू करवा देते हैं, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। जिसके बाद सास दोनों बहुओं के हाथों पर उनके पति के नाम का टैटू करवा देती है। चिंकी के हाथ पर लिखा जाता है मैं लालचंद की बीवी हूँ, और मिंकी के हाथ पर लिखा जाता है मैं हरीलाल की बीवी हूँ। लेकिन ये क्या, प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बढ़ जाती है। एक तो दोनों बहनें हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनती, ऊपर से दिक्कत ये थी कि अब जब भी बहुओं से बात करनी हो तो उनका हाथ देखकर बात करनी पड़ती थी, जिससे वो दोनों तंग आ चुकी थी। माँ, टैटू वाला आइडिया तो फेल हो गया, कुछ और बताओ। हाँ माँ, हर काम के लिए हमें बार बार दोनों का हाथ देखना पड़ता है, ऐसा लगता है हम पति नहीं कोई ज्योतिषी हैं। हाँ बेटा, मैं भी इसी से परेशान हूँ। बता तो रही हूँ मैं चिंकी हूँ, आप मानती ही नहीं। हाँ, और मैं भी चिंकी हूँ। देखा, ऐसे ही कंफ्यूज करती है दोनों। अरे बहू, आपसे जो भी हरीलाल की बीवी है वो सिर्फ हरे रंग के ही कपड़े पहनेगी, और लालचंद की बीवी बस लाल कपड़े ही पहनेगी। इससे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, और जो भी बहू मेरी बात नहीं मानेगी उसे मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बेचारी बहुएं करती भी क्या। मिंकी यानी हरीलाल की बीवी हरे रंग में ढल जाती है, और चिंकी लालचंद की बीवी लाल रंग में, जिससे घर वालों की प्रॉब्लम कुछ हद तक तो सॉल्व हो ही जाती है। गर्मी की शादी पार्ट 2। गर्मी की शादी पार्ट 1। जयपुर के रहने वाले वर्मा जी की इकलौती बेटी नेहा की शादी होने वाली थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाल दिया था, और नेहा की शादी का मुहूर्त निकला था जून के महीने में। जून के महीने का मतलब था पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी। नेहा भी गर्मी में शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पापा वर्मा जी से कई बार कहा कि मुहूर्त बदलवा दो, लेकिन नेहा की शादी का अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। इसलिए जून के महीने में अपनी बेटी की शादी करना वर्मा जी की मजबूरी बन गई थी। शादी का दिन पास आ रहा था और घर में नाते रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। अजी सुनते हो, रेलवे स्टेशन चले जाना, आज नेहा की बुआ जी आने वाली है। आप तो जानते हैं ना, अगर आपको स्टेशन पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो गई तो बुआ जी गर्म हो जाएंगी। अरे गर्म तो जयपुर का मौसम हो रखा है भाई, राजस्थान में रहने वालों को तो गर्मी के मौसम में शादी करनी ही नहीं चाहिए। पापा तो कैसे काम चलेगा, मौसम तो देखिए। मुझे तो लगता है कि इस शादी वाले दिन मेरा सारा मेकअप पसीने से ही बह जाएगा।
तुझे अपने मेकअप की लगी है, और मैं इस बात से परेशान हूँ कि इतने सारे रिश्तेदारों के लिए पूरा दिन चाय पानी का इंतजाम कैसे होगा। अरे मम्मी, आपसे कोई चाय नहीं मांगने वाला। सब लोगों का पेट पानी पी पी कर ही भर जाएगा। मौसम का मिजाज देख रही है ना आप। अच्छा, ये सब बात छोड़ो, मैं सबसे पहले स्टेशन जाकर बुआ जी को ले आता हूँ, वरना घर में आते ही हल्ला मचा देंगी। कुछ देर के बाद वर्मा जी अपनी बड़ी बहन यानी कि नेहा की बुआ जी को स्टेशन से लेकर घर लौट आते हैं। लेकिन बुआ जी सर से लेकर पैर तक पसीने से भीगी हुई थी और उनके शरीर से पसीने की बदबू भी आ रही थी। साथ ही गर्मी की वजह से बुआ जी का पारा भी अच्छा खासा हाई हुआ था। हाय हाय, क्या जरूरत थी इस मौसम में शादी करने की है भाई? इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ नहीं पड़ती। यहाँ तो स्टेशन पर पैर रखते ही ऐसा लगा जैसे अंगारों पर पैर रख दिया हो। अब क्या करे दीदी, इस मौसम में तो ऐसी ही गर्मी पड़ती है। अरे जल्दी से मेरे लिए शरबत बना कर ला, और सुन, थोड़ी ज्यादा बर्फ डाल कर बनाना। हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। और इस कूलर में पानी भरा है कि नहीं भरा? ऐसी गर्म हवा फेंक रहा है जैसे कूलर नहीं बल्कि गर्म हवा का झोंका हो। अब नहीं दीदी, इसमें पानी भरा हुआ है। अब गर्मी इतनी पड़ रही है कि कूलर से भी कोई असर नहीं होता। अरे तो एसी का इंतजाम कर दो भाई। देखो, इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती, मुझे तो एसी वाला कमरा चाहिए। दीदी आप परेशान मत होइए, आप हमारे कमरे में जाकर बैठ जाइए, वहाँ पर एसी लगा हुआ है। ये बात तूने बिल्कुल सही कही भाई, इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर बुआ जी मिस्टर और मिसेस वर्मा के कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। अब जब तक शादी के घर में रहूंगी, मैं इस कमरे से बाहर पैर नहीं रखने वाली। अच्छा सुनो, मेरा शरबत ले आओ, पीकर जान में जान तो आए। फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, बहुत बदबू आ रही है शरीर से। ये लीजिए दीदी, आपका शरबत एकदम ठंडा ठंडा है। बुआ जी, शरबत पीने से कुछ नहीं होने वाला। ये राजस्थान की गर्मी है, अच्छे अच्छे शरबत पिघल जाते हैं यहाँ पर। वो तो पता चल ही रहा है, ज़रा नहा कर आती हूँ। इतना कहकर बुआ जी नहाने चली जाती है, लेकिन 5 मिनट बाद ही वो बाथरूम से चिल्लाती हुई बाहर आती हैं। अरे क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है क्या? अरे बुआ जी, क्या हुआ? हमारे घर में तो कोई कॉकरोच भी नहीं है, फिर आप बाथरूम में किसे देखकर चिल्ला रही हैं? अरे बाथरूम का पानी ऐसा लग रहा है जैसे सीधी चाय बनकर गिर रही हो। मेरा शरीर पूरा जल गया। अरे क्या ज़रूरत थी इस महीने में शादी करने की? अब दीदी इतनी तेज धूप पड़ती है कि पानी ठंडा कर करके नहाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। वैसे मम्मी, आप एक बात भूल रही हैं, आज मासी भी बैंगलोर से आने वाली है और पापा को उन्हें भी लेने जाना है। इतनी तेज धूप में बार बार रिश्तेदारों को लाने ले जाने में मेरी तो हालत खराब हो गई है। जैसे ही बाहर पैर रखता हूँ ऐसा लगता है जैसे पापड़ की तरह धूप में सिक जाऊंगा। अरे लेकिन आपको मेरी बहन को लेने तो जाना ही पड़ेगा ना, तो उनसे कहो ना खुद ही ऑटो पकड़कर घर तक चली आए, मेरी क्यों चटनी बनवा रही हो। अच्छा जी, आपकी बहन आए तो आप भागे भागे रेलवे स्टेशन चले गए, और मेरी बहन आ रही है तो बहाने बना रहे हो। कहाँ फंस गया यार, जाता हूँ, अब यहाँ की मासी को भी मैं ही लेकर आऊंगा बस। कुछ देर बाद मिस्टर वर्मा नेहा की मासी कावेरी को लेकर घर आते हैं। क्या ज़रूरत थी दीदी इतनी गर्मी में शादी करने की, और अगर करनी ही थी तो बैंगलोर आकर करनी चाहिए थी। अरे मासी, मेरी शादी बैंगलोर आकर कैसे हो सकती है? देखो नेहा, मैं सच बोल रही हूँ, अब यहाँ पर तुम इतना अच्छा मेकअप करवाओगी और तुम्हारा सारा मेकअप ना पानी की तरह बह जाएगा। अरे दुल्हन हो तुम, और तुम्हारे चेहरे पर देखो गर्मी की वजह से कितने सारे दाने नज़र आ रहे हैं। सच में मासी, मुझे भी ना इस बात की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन आपकी स्किन तो बहुत अच्छी दिख रही है। दिखेगी ना, मैं बेंगलोर से आई हूँ, वहाँ का क्लाइमेट कितना अच्छा रहता है जानती हूँ। वहाँ पर जब किसी की शादी होती है ना तो स्किन से मेकअप ऐसे चिपक कर रहता है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा क्या होगा भगवान ही जाने। अच्छा ठीक है कावेरी, अब ज़्यादा बातें मत बना, इतनी दूर से आई है, थोड़ी देर आराम कर ले। देखो दीदी, पहले ही कह देती हूँ, मैं ये पंखे और कूलर में ना रह नहीं सकती। आपको पता है ना, मुझे बेंगलोर के ठंडे मौसम में रहने की आदत है, तो प्लीज़ मुझे तो एसी वाला कमरा ही दे देना। देखो हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, एक कमरे में बुआ जी पहले से ही चली गई हैं। तुम एक काम करो, तुम भी मेरे कमरे में चली जाओ, डबल बेड है, तुम बुआ जी के साथ तो एडजस्ट कर ही सकती हो। गर्मी में तो किसी के साथ भी एडजस्ट कर लूँगी, बस मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर कावेरी मिसेस वर्मा के कमरे के अंदर चली जाती है।
कावेरी काफ़ी मॉडर्न थी, इसलिए अब उसे ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है और ये देखकर बुआ जी की आंखें बाहर निकल आती है। हाय हाय, ये क्या फैशन है? अरे शादी के घर में आई हो, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनो। मेरा तो मन कर रहा है कि कपड़े ही ना पहनूं। अरे इतनी गर्मी में कपड़े कौन पहनता है? हैं? तो क्या नंगे घूमेंगे? अब गर्मी तो इतनी पड़ रही है ना बुआ जी कि मन तो ऐसा ही कर रहा है कि सारे कपड़े उतार दिए जाए। ये आपने 5 मीटर की साड़ी कैसे लपेट रखी है? देख देख कर मेरी हालत खराब हो रही है। साड़ी लपेट रखी है तभी तो एसी वाले कमरे से बाहर पैर नहीं रखती। मैंने कह दिया है अपनी भाभी से, जब तक यहाँ रहूंगी इसी कमरे में रहूंगी। वैसे मैं भी ना आपके साथ यहीं रहने वाली हूँ। हो गया सत्यानाश। अब मुझे 4-5 दिन ऐसे आधे नंगे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अभी बुआ जी और मौसी जी का झगड़ा खत्म हुआ ही नहीं था कि दरवाजे पर आवाज सुनाई दी चाचा जी की। अरे हाय हाय, मर गया, मैं मर गया। अरे कोई बचाओ मुझे। हे भगवान, ऐसी शादी में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। आखिर क्या हुआ फूफा जी के साथ? मिस्टर और मिसेस शर्मा अपने घर के रिश्तेदारों को कैसे बचाएंगे गर्मी से, जानने के लिए देखेंगे हम इस कहानी का गर्मी की शादी पार्ट 2। चाचा जी की आवाज सुनकर सब लोग बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ? तो ठीक तो है ना मेरे भाई? क्या भाई साहब, आपने भी नेहा की शादी तपती धूप में रखी है और आप मुझे लेने रेलवे स्टेशन भी नहीं आए। वहां से लेकर यहाँ तक आने में मेरी हालत खराब हो गई। अरे तो तुझे पैदल चलकर आने को किसने कहा था? अरे मैंने सोचा कुछ पैसे बच जाएंगे, यही सोचकर रेलवे स्टेशन से निकल लिया पैदल। लेकिन ऊपर से मेरी खोपड़ी और नीचे से पैर दोनों ऐसे सिक गए जैसे भट्टी में रोटी सिकती है। चाचा जी, जब मौसम इंसान का साथ ना दे रहा हो तो उसे कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अरे नेहा बिटिया, काहे की कंजूसी? लेकिन तुम ये बताओ, तुमने ये जून के मौसम में शादी करने के बारे में क्यों सोचा? चाचा जी, कौन ऐसे मौसम में शादी करना चाहता है? लेकिन क्या करूं, मेरी शादी का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। मुझे तो ये पता ही नहीं कि शादी वाले दिन क्या होगा। होगा क्या? सारे बाराती भुनी हुई भिंडी जैसे नजर आएंगे। अच्छा भाई साहब, अब आप परेशान मत होइए। ये बताइए, चाय लेंगे या कॉफी? चाय कॉफी नहीं, मैं तो खुद उबलती हुई चाय के जैसा तप रहा हूँ। मुझे तो अभी ठंडक चाहिए, ठंडक। यहाँ बैठिए चाचा जी, देखिए एकदम सामने कूलर लगा हुआ है, आपको अच्छी ठंडक मिलेगी। अरे कूलर से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो एसी चाहिए। एसी के बिना मैं रह ही नहीं सकता। लेकिन हमारे घर में तो 2 ही कमरे हैं। वैसे दोनों कमरों में एसी लगा हुआ है। एक कमरे में बुआ जी और नेहा की मौसी हैं और दूसरा कमरा तो नेहा का है। अब हम दुल्हन का कमरा तो किसी को नहीं दे सकते ना। अरे कोई बात नहीं, जिस कमरे में नेहा की मासी और बुआ है, बस उसी कमरे का दरवाजा ना थोड़ा सा खोल दीजिए। मैं उसके बाहर ठंडक लेकर बैठा रहूंगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे भाई साहब, थोड़ा अजीब लगेगा ना। अब लगता है तो लगे अजीब, थोड़ी ठंडक मिलेगी तो जिंदा रहूंगा ना, वरना तो सर से लेकर पैर तक पसीना ऐसे बह रहा है जैसे पहाड़ों से नदी बहती है। कुल मिलाकर वर्मा जी के घर का माहौल बहुत फनी हो चुका था। एक तरफ बुआ जी और मौसी का झगड़ा चल रहा था तो दूसरी तरफ उन्हीं के कमरे का दरवाजा खोलकर चचा जी भी दरवाजे के पास बैठकर ठंडक ले रहे थे। इसी तरह करते कराते शादी का दिन आ गया। शादी वाले दिन लोगों की गर्मी से हालत खराब थी। नेहा जैसे ही मेकअप करवाकर अपने घर वापस पहुंची और उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो देखती उसका सारा मूड खराब हो गया। देखो ना मम्मी, मेरा सारा मेकअप बह बह कर गिर रहा है। मेरा दूल्हा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। देखो नेहा, अब तुम ना एसी वाले कमरे से बाहर ही मत निकलना। हाँ, लेकिन शादी के लिए स्टेज तक तो मुझे जाना पड़ेगा ना, और इस स्टेज पर तो एसी भी नहीं लगा हुआ। फिर तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। देखो कावेरी, तुम ना अपने चेहरे पर इतना मेकअप मत करो। कब से चेहरे पर कुछ कुछ लगाई जा रही हो। अरे पसीने से सब कुछ बह गया ना तो बहुत डरावनी लगोगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा तुम्हें।
क्या जीजी, एक तो आपने इतने गर्म मौसम में शादी रख दी, ऊपर से मेकअप करने के लिए भी मना कर रही हो। अब आप ही बताइए ना, बिना मेकअप के मैं कैसे रहूंगी? बेकार की बातें छोड़ो, बारात आ गई है। नेहा की बारात तो दरवाजे पर आ गई थी, लेकिन वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। उधर बुआ जी कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। बुआ जी, आपको कमरे से बाहर तो आना ही पड़ेगा। देखिए, शादी की कुछ रस्में ऐसी होती है जो सिर्फ बुआ के हाथ से ही होती है। अब अगर बाहर नहीं आई आप तो शादी कैसे होगी? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती। एक तो इतनी भारी सिल्क की साड़ी, शादी के कपड़े, जेवर, ऊपर से बाहर की गर्मी। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। अरे तो बुआ जी, आपके हल्के कपड़े पहन लीजिए ना और जेवर कम कर दीजिए। अगर किसी ने मुझे ऐसे हल्के कपड़े और कम जेवर में देख लिया तो? लेकिन बुआ जी, आप कमरे में बैठी रहेंगी तो आपको भारी जेवर और भारी कपड़ों में भी कोई नहीं दिखने वाला। तभी कावेरी भी परेशान होती हुई वहां पर पहुंचती है और अपनी हैवी साड़ी उतारने लगती है। अरे कावेरी, ये क्या कर रही हो तुम? दीदी, मैं तो शॉर्ट्स पहनकर शादी में आने वाली हूँ। ये इतनी भारी साड़ी पहनकर तो मुझसे बाहर नहीं आया जाएगा। दीदी प्लीज़, आप ना परफ्यूम के पैकेट लेकर चलिए। सारे बाराती ना पसीने की बदबू मार रहा है। तभी वहां पर चाचा जी आ जाते हैं। भाभी देखिए, छोटे भाई की जो भी रस्में है वो मैं सुबह के वक्त निभा दूंगा। सुबह थोड़ी ठंड तो रहती है, इस टाइम ना बहुत गर्मी है। अपने रिश्तेदारों की ये हालत देखकर मिसेस वर्मा परेशान होकर अकेले ही बारात के स्वागत के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर दूल्हा और बाकी के सारे बाराती गायब थे। अरे ये क्या, सब लोग कहाँ पर चले गए? सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में एसी चलाकर अंदर बैठ गए। कोई बाहर आने को तैयार ही नहीं है। अरे लेकिन अगर कोई बाहर नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी? कम से कम दूल्हे को तो बाहर बुलाना ही पड़ेगा ना। मैं जाकर हमारे दामाद जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर वर्मा अपने दामाद वरुण की कार के पास पहुंचते हैं और कार का दरवाजा खटखटाते हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई जरूरी काम था क्या? अरे कैसा सवाल कर रहे हैं आप? आपकी शादी मेरी बेटी के साथ होने वाली है और आप कह रहे हैं कि कोई जरूरी काम था क्या? देखिए ससुर जी, मैं नेहा से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी ना इस कार के अंदर ही होनी चाहिए। बाहर गर्मी में आकर मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन दामाद जी, इस तरह कार के अंदर कोई शादी थोड़ी ना होती है। नहीं नहीं, नेहा से शादी इसी शर्त पर करूँगा कि हमारी शादी इस कार के अंदर हो, और बाकी की रस्में ना हम अच्छा मौसम देखकर निभा लेंगे। देखिए दामाद जी, आप जिद कर रहे हैं। मैं आपकी गलत फहमी दूर करने के लिए पंडित जी को बुला लाती हूँ। अब वही आपको समझा सकते हैं कि इस तरह शादी नहीं हो सकती। मिसेस वर्मा जब पंडाल में पंडित जी को ढूंढने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि पंडित जी भी नदारद थे। पंडित जी को फोन लगाकर पूछती हूँ, आखिर ऐन मौके पर कहाँ चले गए? मिसेस वर्मा पंडित जी को फोन लगाती हैं। हेलो पंडित जी, कहाँ पर हैं आप? आपको पता है ना आज हमारी बेटी नेहा की शादी है और आपको यहाँ आना था। मिसेस वर्मा, गर्मी के मारे बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। एसी कैब बुक करवा कर आया था और उसी कैब वाले को ज्यादा पैसे देकर मैं उसी के अंदर बैठा हुआ हूँ। अरे लेकिन आप है कहाँ? आपके घर के ठीक बाहर, अब वहीं आ जाइए। पंडित जी की बात सुनकर मिसेस वर्मा पंडित जी की कैब के पास जाती है। पंडित जी जरा बाहर तो आइए। देखिए ना, हमारे दामाद जी एसी कार से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं कि वहीं पर शादी करेंगे। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? ऐसी आग बरस रही है आसमान से, इसमें शादी तो क्या, मैं किसी का हैप्पी बर्थडे मनाने से भी मना कर दूंगा। और इस तरह से नेहा की गर्मी वाली शादी सब लोगों पर पड़ी बहुत ही भारी। मिस्टर और मिसेस वर्मा ने जैसे तैसे करके सब रिश्तेदारों को मनाया और पसीने में तरबतर होकर नेहा की शादी करवाई। घूंघट वाला ससुराल पार्ट 2। अब तक आपने देखा कि घर की मालकिन यानी कि नीमा जी हमेशा घूंघट में रहती है, जिस कारण उनकी तीनों बहुओं को भी घूंघट में रहना पड़ता है, जिस कारण उनकी बहुएं उनसे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब आगे सुबह सुबह
बहू कहाँ हो, जल्दी आओ। कहिए माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए। शगुन की होने वाली सास का फोन आया था। पंडित जी ने परसों का मुहूर्त बताया है शादी का। अब तो शादी की तैयारियां जोर शोर से होनी चाहिए। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, एक बात बताओ, शगुन को ढंग से सब कुछ सिखा तो दिया है ना, वरना ससुराल में मेरी नाक कटवा देगी। माँ जी एकदम अच्छे से सिखाया है, चाहिए तो डेमो दिखा दो। हाँ दिखा दो। तभी शगुन साड़ी में घूंघट लेके अपनी माँ के पास आती है और उन्हें चाय देती है, जिसके बाद घर के सारे काम घूंघट में ही करने लगती है। अरे वाह वाह वाह, तुम तीनों ने तो मेरी बेटी को एक्सपर्ट बना दिया। शगुन बेटा, अब बस कर, यहाँ तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ससुराल में जाके करना। हाँ बेटा। जी माँ। वहीं शगुन की शादी का दिन भी आ जाता है और शगुन की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है, जिसके बाद शगुन अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह शगुन सुबह 5 बजे ही उठ जाती है और चाय बनाने लगती है। इतनी सुबह सुबह कौन किचन में खटखट कर रहा है, कहीं बिल्ली तो नहीं घुस आई। तभी शगुन की सास रसोई में जाकर देखती है। अरे शगुन बेटा, तुम इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? मम्मी जी आपके लिए चाय बना रही थी। अरे बेटा, चाय 8 बजे के बाद दिया करो मुझे, इतने सुबह कौन चाय पीता है, बदहजमी हो जाएगी, गैस बनती है चाय से। ओके मम्मी जी। और ये घूंघट क्यों लिया है? अभी नहीं हूँ ना इस घर में। हाँ ठीक है बहू, जाओ आराम करो अब। फिर शगुन अपने कमरे में चली जाती है। 8 बजे आराम से वो उठकर सभी को चाय नाश्ता देती है। क्यों भाग्यवान, तुम भी बहू की माँ के जैसे बन गई क्या? फूल सी बच्ची से घूंघट करवा रखा है, जालिम औरत। क्या पापा, सुबह सुबह माँ को ऐसे बोल रहे हो? भाभी ने तो अपने मन से घूंघट किया है, और भाभी तो सुबह 5 बजे उठकर ही रसोई में चली गई थी। फिर माँ ने उन्हें सोने को कहा और कहा कि 8 बजे आराम से उठो। क्यों बहू? बहू ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, यहाँ के कायदे अलग है। जीना, समझा देना बहू को। फिर ससुर जी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पापा जी ने जैसा बोला मैं तो डर ही गई। गलती नहीं, गुनाह किया है आपने भाभी। कैसा गुनाह? क्यों परेशान कर रही है अपनी भाभी को? देखो बहू, इस घर में तुम्हें घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकती हो, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तुम्हें जीन्स पहनना है जीन्स पहनो, शॉर्ट्स पहनना है शॉर्ट्स पहनो, जैसे शीना मेरी बेटी वैसे तुम भी। जी माँ जी। शाम को मुंह दिखाइए, उसके बाद तुम ये घूंघट हटा सकती हो। ओके मम्मी जी। फिर शगुन कमरे में चली जाती है। तभी शगुन की माँ उसे कॉल करती है। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बहुत अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और बता, तेरे ससुराल में क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप तो फालतू में ही मुझे इतनी ट्रेनिंग दे रही थी। यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं और मुझे किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं देते। माँ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि इस घर में घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है? क्या मतलब? अरे बहू बेटियों को घूंघट में ही रहना चाहिए। तेरी सास कितना भी कहे घूंघट ना हटाना, वरना कल को खुद ही ताने मारेगी कि कल की आई बहू को किसी की कोई इज्जत ही नहीं है, सर खोल कर घूमती है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। फिर फोन कट जाता है। कैसी माँ है, बेटी को भी आज़ादी से नहीं रहने दे रही। ननद जी को तो खुले विचारों वाला ससुराल मिला है, फिर भी माँ जी ने उनके नाक में भी दम कर दिया है। मुझे तो लगता है कि अब शगुन दीदी ही हमारे गले की फंसी हड्डी को निकाल सकती हैं। राम जाने। राम जाने ना जाने, मुझे सब पता है कि क्या खुसुर फुसुर चल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, अपने अपने काम पर लग जाओ। जिसके बाद सभी बहुएं अपने काम में लग जाती है। वहीं सास बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ससुराल में मॉडर्न तरीके से रहे, जिस कारण वो हमेशा शगुन को कॉल करके उसे हिदायत दिया करती थी
और शगुन भी उनकी बात सुनकर हर समय घूंघट में रहती, सारे काम घूंघट में करती और सबके कहने के बावजूद वो घूंघट नहीं हटाती। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है। एक दिन, जान मेरे सामने तो घूंघट हटा दो, 1 हफ्ता हो गया है, अब तक मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। माँ ने कहा है किसी के भी सामने घूंघट नहीं हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कमरे में भी घूंघट लिए रहना है। माँ माँ माँ, सब माँ ने ही सिखाया, अपना भी दिमाग चलाया करो थोड़ा सा। फिर ऋषभ गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। इसे क्या हो गया? घूंघट को लेके भाभी और भाई में बहस हुई है शायद। लगता है भाई गुस्सा होकर चला गया है। मैं समझाती हूँ बहू को। बहू, मैंने कितनी बार कहा है, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ की कायदे अलग है, तुम्हें यहाँ ये घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे ना लूं घूंघट? कल को आप फिर यही कहोगी कि हम बड़ों की इज्जत नहीं करते। और कौन कहता है ये? माँ कहती है जो घूंघट नहीं करता वो बड़ों की इज्जत नहीं करता। घूंघट से ही औरत के संस्कार नजर आते हैं। अच्छा, चलो तुम तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे मायके जाते हैं। सच में मम्मी जी? हाँ। जिसके बाद दोनों सास बहू शगुन के मायके जाती हैं। आइए आइए बहन जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बहुओं, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ समधन जी के लिए। क्या बात है बहन जी, आप अचानक से शगुन के साथ यहाँ चली आई? हाँ, बस आपसे मिलने। मुझे और शगुन दोनों को आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई फिर तो। तभी एक एक करके तीनों बहुएं प्लेट में नाश्ता लेकर आती हैं। जीना और शगुन के लिए चाय भी लाती हैं। अरे काव्या बहू, ये तुम्हारे हाथ में पट्टी कैसी है? अरे वो सीढ़ी उतरते हुए ना गिर गई थी तो हाथ में मोच आ गई। डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में पट्टी हट जाएगी इसकी। वैसे भी ध्यान नहीं देगी तो यही होगा ना। सीरियसली? देखिए उसे ज़रा, हाथ में चोट लगने के बावजूद वो काम कर रही है, ऊपर से हाथ भर का घूंघट। तो आप क्या चाहती हैं कि मेरी बहू बेशर्म बन जाए और घूंघट ना ले? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और जो औरतें घूंघट नहीं लेती वो बेशर्म होती है क्या? देखिए बहन जी, आज मैं यहाँ सिर्फ इसी मकसद से आई हूँ कि आपके घर में चाहे जो हो, लेकिन दूसरे के घर को आप अपने तरीके से मत चलाइए। शगुन अब मेरी बहू है और हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखना चाहते हैं। वो अपनी मन मर्जी के कपड़े पहने, बाहर घूमे फिरे और शान से जिए, ना कि घूंघट में चूल्हा चौका करते हुए 4 दीवारी के अंदर ही पूरी जिंदगी बिता दे। आज जो आपकी बहू काव्या के साथ हुआ, क्या शगुन बहू के साथ वही चीज़ होती तो आप बर्दाश्त कर पाती? फिर तो यही कहा जाता ना कि ससुराल वालों ने ही कुछ किया होगा। क्यों? नीमा जी शगुन की सास की बातें सुनकर निश्शब्द हो गई थी। वहीं कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि वो कितनी गलत थी। देखिए, शगुन आपकी बात मानती है तो आप ही समझा दें कि अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे तौर तरीके अपनाने होंगे। और मैं किसी गलत चीज़ के लिए नहीं कह रही, बल्कि सही के लिए ही कह रही हूँ। वरना आप रखिए अपनी बेटी जय राम जी की। रुक जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकती समधन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधी हो गई थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। मैं तो बस वही करते आ रही थी जो मेरी सास ने किया, लेकिन अब और नहीं। अब ना ही मैं घूंघट लूँगी और ना ही मेरी बेटी और बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आकर मुझे समझाने के लिए, वरना मैं हमेशा अपनी ही मन मर्जी